चलो भाई लोग शुरू करेंगे। लाइव वाले बच्चों, क्या तो मुझे देख सकते हो, क्या तो मुझे सुन सकते हो? इधर भाई एकदम सही देख पा रहा है, समझ पा रहा है? ठीक है। सो क्या आया? नहीं सो क्या आया? रात को नेटफ्लिक्स देख रहा था? वाह यार। यस पीपल। बारिश। इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग, तुम कोई और कोर्स कर रही हो और तुमको मुझे देखने में, बातें करने में मजा आता है, इज व्हाट आई रिमेंबर। डायलॉग मार रही थी लास्ट टाइम। चलिए शुरू करते हैं भाई। अच्छा, आज की चर्चा है, कल का भाई कुछ याद है? कल का कुछ याद है कि नहीं याद है? अरे कल क्या पढ़ा था अपन ने? ये बात बस थोड़ा याद है ना, बाकी इज्जत में रख लूंगा। चलिए सरकार, चलिए बता रहे हैं। अच्छा, अब मेरे ये आज दूसरा डेमो है, उसके बाद विकास सर का डेमो होगा मेरी जगह पर। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में विकास सर आपके लिए सामने होंगे और वो आपको कमी लॉ का डेमो देंगे, जो वो आपको मेरे साथ पढ़ाने वाले हैं, सो दैट यू नो कि दोनों टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं आपके लिए। कल का थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया ही होगा, बाकी का आज मैं कसर निकाल देता हूं जल्दी से। चलिए सरकार, तो अब शुरू करने जा रहे हैं अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, पहले कुछ कल का रिवाइज करते हैं कि कल अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर क्या पढ़ा था। चलो भाई, फोकस करना फोकस करना फोकस करना, मेरी तरफ देखना। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर अपन ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि यार अगर मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अगर मेरे को क्या बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो कम से कम कितनी पार्टीज की जरूरत थी? 2 पार्टीज की जरूरत थी। अच्छा एक सेकंड, 2 पार्टीज की जरूरत थी, जिसमें से एक व्यक्ति कौन कहलाएगा? ऑफरर। बहुत ही बढ़िया। और दूसरा व्यक्ति कौन कहलाएगा? ऑफरी। अच्छा, एक व्यक्ति कहलाएगा ऑफरर, दूसरा व्यक्ति कहलाएगा ऑफरी। अच्छा अब एक मिनट, ऑफरर ऑफरी को क्या देगा? ऑफरर ऑफरी को क्या देगा? अबे चांटा पड़ेगा। ऑफर, ऑफरर ऑफरी को क्या देगा? ऑफर। चलो भैया ऑफर दे दिया। अच्छा एक सेकंड, मैंने आपको ऑफर दे दिया, सोच के बताना, मैंने आपको ऑफर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? नहीं। क्या बन गया? नहीं बना। क्यों नहीं बना? अरे राजा, अभी तक तू एक्सेप्ट तो कर ले। मैंने ऑफर दे दिया कि मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूं 50 रुपए में, बन गया क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं बना। सामने से क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। सामने से क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। तो भाई मैंने तेरे को ऑफर दिया, तुझे सामने से उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट। अच्छा अब दोस्त, मैंने तुझे ऑफर दिया, तूने एक्सेप्ट किया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? लाइव वाले वाले बालिकाओं आप भी बताइए जल्दी से, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? क्या बन जाता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? एक नंबर दोस्त, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रॉमिस। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या सिर्फ एक प्रॉमिस, क्या सिर्फ एक प्रॉमिस कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है? नहीं। मतलब आप सिर्फ प्रॉमिस के दम पे कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सिर्फ प्रॉमिस के दम पे कोर्ट में नहीं जा सकते। सर क्यों प्रॉमिस के दम पे हम कोर्ट में नहीं जा पा रहे? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से होना चाहिए कंसिडरेशन। अगर तेरी तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, मतलब तेरी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, तो तू कोर्ट में जाके क्या बोलेगा? कुछ भी बोल नहीं पाएगा। अच्छा अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर रास्ते पे 10 भिखारी बैठे, ठीक, रास्ते पे 10 भिखारी बैठे, मैं भाई सबको खाना खिला रहा हूं, बहुत ही बढ़िया यश, मैं भाई सबको खाना खिला रहा हूं फोकट में। 1 2 3 4 5, छठे पार्सल से खाना खत्म हो गया, मेरे पास 5 ही पार्सल थे, तो बाकी के 5 भिखारी बेचारे भूखे रह गए। वो भाई साहब उनका दिमाग घूम गया, वो उठे, कहते हैं एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन। हमने कहा बे तू वकील कब बना? कहता बस यही है हमारा तरीका है।
और वो जाके मेरे खिलाफ केस कर रहे हैं कि तूने मेरे साथ गलत किया, तूने परफॉर्म करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोग मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? 5 को खाना दिया, 5 को नहीं दिया, क्यों? आपको अब सामने वाला मेरे को केस करेगा? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं क्या? साला मैं मेरी तरफ से फोकट में दान धर्म के नाम पर खुला रहा हूं, ऊपर से तुम मेरे पे केस कर रहे हो कि हम 5 लोगों को तुमने कुछ दिया नहीं। समझिए मेरी बात इस दोस्त को, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सामने से तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अगर तूने भी मेरे लिए कुछ किया होता और मैंने भी तेरे लिए कुछ किया होता, तो क्या ऐसे टाइम पे ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता? ये वैलिड बन जाता। अच्छा दोस्त, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये लाइव में कुछ बच्चे बैठे हैं, यहां फेस टू फेस में कुछ बच्चे बैठे हैं, रिकॉर्डेड में कुछ बच्चे बैठे हैं। अब दोस्त, इनमें से सबने फीस भरी, सबने। अब फेस टू फेस में मान लेते 5 लोग बैठे और 5 लोगों ने बोला कि भाई हम सबने फीस भरी, मैं तेरे को नोट्स दूं, दूसरे को नोट्स दूं, पर बाकी के 3 को नोट्स ना दूं, तो क्या इस केस में बाकी के 3 लोग मेरे पे केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। क्यों कर पा रहे? फीस भरा है। आपने कहा सर उसने फीस दी है, फोकट में नहीं बैठा है। बस यही समझाना चाह रहा था, फोकट में नहीं बैठा है। कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबिलिटी तब आती है, एक नंबर यश मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबिलिटी तब आती है जब दोनों तरफ से क्या हो? कंसिडरेशन हो। तूने भी कुछ किया है, मैं भी कुछ कर रहा हूं। अगर दोनों लोग कुछ कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हम कहते हैं कि भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। चलिए, अच्छा इसका एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि कंसिडरेशन एकदम क्लियर हो जाए। अच्छा, तू कोई बाइक चलाता है, कार चलाता है, बस में आता है? बाइक चलाता है। अभी बाइक पे है? अभी नहीं, ऐसा कभी कभी बाइक चलाता है। 80? अच्छा 18 प्लस नहीं, बहुत ही बढ़िया। जब से भाई साहब पुणे में पोर्शे केस हुआ है ना, सब बड़े संभल से गए हैं। बट चलो ठीक है, यही सही। एक नंबर दोस्त, एक नंबर। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात समझते हैं। अपना नकुल, नकुल आया, नकुल आके कहता है कि सर मेरे पास बाइक है और एक गर्लफ्रेंड भी है, आपके पास तो वो भी नहीं है। मैंने थैंक यू भाई, बड़ी इज्जत दी तूने। कहता है सर देखो, मैं जा रहा हूं आज मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने, आप समझ रहे हो, तो सर आपकी कार लगेगी। मैं कहा कार का क्या करेगा? बोले सर आप नहीं समझोगे, आपकी उम्र हो गई है, कार लगेगी, कुछ प्लान है। तो मैं कहा कौन सी गाड़ी ले जाएगा? उसने बोला सर आपके पास कौन सी है? तो मैंने मेरी सारी गाड़ियाँ दिखाई। कहता है कि सर ये छोटी BMW ले जाऊंगा। मैं कहा छोटी BMW? कहता है हाँ, मतलब ले जाऊंगा आपकी खुशी के लिए, ये वाली गाड़ी ले जाऊंगा और रात भर वापस आना नहीं होगा क्योंकि हम थोड़ा घूमेंगे। मैं कहा देख नकुल तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कहता है सर विश्वास करो आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, प्लान कुछ दूसरा है। मैं ले जा भाई। नकुल को चाबी दे दी। अच्छा, नकुल को दोस्ती में चाबी दी, पैसे वैसे नहीं ले, दोस्ती दोस्ती यारी में चाबी दे दी। अच्छा, अब मैं घर पहुंचा तो मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। कहती बेबी कहाँ हो? मैं कहा मैं घर पे। अच्छा, उसने कहा कि उसको पता पड़ा है कि मैं अपनी BMW लेके लोनावला की तरफ घूम रहा हूँ। किसी ने उसको बता दिया होगा कि भाई ये लड़का लोनावला। मैं कहा नहीं 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 बेबी, मैं घर पर हूँ, कोई और मेरी गाड़ी लेके गया। बोले झूठ मत बोल, गाड़ी लेके अभी का अभी मेरे यहाँ पर आ, अब हम दोनों ड्राइव पे चलेंगे। अब एक सेकेंड देख, बाकी तू मेरा दोस्त है पर यहां तो गर्लफ्रेंड है, रिश्ता टूट जाएगा। मैंने वापस इसको फोन किया, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी सर मैंने इसको फोन किया, ठीक है मैंने इसको फोन किया कि भाई गाड़ी वापस लेके आ। ये कहता है सर जिस मोमेंट में मैं हूं बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं कहा नुकसान हो कुछ भी हो यश, गाड़ी को यहाँ से गाड़ी लेके आ, वापस लेके आ। तो नकुल ने बोला ठीक है सर मैं गाड़ी लेके वापस आता हूँ। अच्छा बेचारा गाड़ी लेके वापस आ गया। अब मुझे बता कि नकुल क्या तू मेरे ऊपर केस कर सकता है कि मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया क्योंकि मेरी वजह से तू जो करना चाह रहा था, मतलब घूमना चाह रहा था, वो नहीं कर पाया? क्या तू मेरे पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? लाइफ पीपल व्हाट डू यू से? हाँ, केस क्यों नहीं कर पा रहा तू? मैंने तेरे को गाड़ी दी और ऐसे इन बिटवीन वापस मांग ली। क्या इसमें लॉफुल में क्या गलत है? नहीं कर सकता। क्यों? अरे गोलू तूने क्या किया इन रिटर्न मेरे लिए? कुछ भी नहीं। कंसिडरेशन था? नहीं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। व्यवहार की बात थी?
मुझे जरूरत पड़ी, मैंने गाड़ी वापस मंगा ली। पर दोस्त अब है ना, मैं थोड़ी सी बात बदल रहा हूं, सुनना इसमें। भाई नकुल आया मेरे पास, नकुल कहता है कि सर गाड़ी लगेगी आपकी। मैं कहता देख नकुल, तू अपना भाई है, 5,000 रुपये दे देना। नकुल कहता है ये किस तरीके का भाईचारा निभा रहे हो? मैं कहता देख मेरे ऐसे ही होता है, गाड़ी चाहिए 5,000 रुपये दे, ले जा। अच्छा, नकुल ने बकायदा एक दिन के लिए 5,000 रुपये देकर गाड़ी ली मेरे से, और अब मैं उसको फोन कर रहा हूँ कि नकुल गाड़ी लेके आ वापस आ। अब बताओ आएगा क्या? पर इस बार मेरे से कॉम्पनसेशन मांगेगा, मेरे से झगड़ेगा, क्यों? एक नंबर। तूने कहा सर पैसे दिए थे, फोकट में नहीं लेके गया। यानी कि एक अग्रीमेंट बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिडरेशन। तुम्हारे मेरे बीच में लेन देन होना चाहिए। अगर मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूं तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूं तो ये कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। एक नंबर यश मेरे भाई। तो नाउ इफ आई रिपीट दिस अगेन, सबसे पहले दो पार्टीज होती है। दो पार्टीज कौन सी? ऑफरर, दूसरी तरफ ऑफरी। ऑफरर ऑफरी को क्या देगा? ऑफर। ऑफरर ऑफरी को देगा ऑफर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस अकेले कोर्ट में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। पर प्रॉमिस में लगा दिया कंसिडरेशन का तड़का, तो क्या बन गया? अग्रीमेंट। और अगर अग्रीमेंट लॉफुल है, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो उसी अग्रीमेंट को अपन क्या बुलाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। पक्का श्योर? एकदम समझ में आया? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाइव वाले सुपर 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 प्राउड ऑफ यू। यहां पर भाई एकदम अच्छे समझ में आया, लाइन पक्का? कोई सवाल मन में? कुछ भी? प्रॉमिस? चल ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने यहां पर एकदम स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट किया था कि भैया ऑफर, आई एम सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो हमने कहा सर अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं नहीं, एवरी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स कर सकता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस। सो सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब अगर मैं इस लाइन को तोड़ूं तो ये दो हिस्सों में टूटेगी। अगर मैं इस लाइन को तोड़ूं तो ये दो हिस्सों में टूटेगी। सबसे पहला, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। देखो यही लिखा है क्या? तो दो एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। और दूसरी चीज, वो क्या होना जरूरी है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा गुरु, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब होगा? एनीवन? एनफोर्सेबल बाय लॉ, लाइव वाले बच्चों, एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब होगा? पढ़ा है अपन ने ये? नहीं? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। भाई ये अपने हरीश सर, ये अपने हरीश सर। अच्छा, हरीश सर ने चिराग को ऑफर दिया। हरीश सर ने चिराग को ऑफर दिया, तो हरीश सर कौन बन गए? ऑफरर। और चिराग कौन बन गया? ऑफरी। हरीश ने चिराग को ऑफर दिया कि ये अपनी कार चिराग को सेल करेंगे। यहां तक सही है? बदले में वो चाहते हैं कि चिराग हरीश को सिर्फ 1 किलो कोकेन ला के दे। कोकेन समझते हो? देखा खुश रह गया। हाँ तो कोकेन तो पता है, थोड़ा कल ही पिया था। हाँ जी। तो भाई बदले में 1 किलो कोकेन ला के दे, क्या बोलता? कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये? है? तो ला के दो 1 किलो कोकेन। इलीगल है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? देख, यहां पर ऑफर तो है, यहां पर एक्सेप्टेंस भी है, यहां पर कंसिडरेशन भी है। तो तू इसको अग्रीमेंट तो बुला ले, पर लल्लू एक बात बता, क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? आपने कहा नहीं सर, कोर्ट में जाके हम ये थोड़ी बोल सकते कि देखने भाई साहब कोकेन ही नहीं लाके दे रहा, हम केस नहीं कर सकते। एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि कैन दिस बी टेकन टू द कोर्ट, क्या हम इसके ऊपर कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं, क्या ये वैलिड है, क्या ये लीगल है, बस। ठीक है यश बाबू, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज वापस बोलोगे? हाँ जी। सो कंसिडरेशन प्लस अग्रीमेंट, तो कंसिडरेशन बनाएगा अग्रीमेंट, और अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तभी हम उसको क्या बुलाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या अब आपको लाइन समझ में आई?
दैट दो एसेंशियल्स होते हैं, एन अग्रीमेंट एंड सेकेंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि क्या हम इसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ सेक्शन 2E। अच्छा 2H था अग्रीमेंट, 2E है, आई एम सॉरी 2H था कॉन्ट्रैक्ट, 2E है अग्रीमेंट। एक सेकेंड रीड मत करना। अग्रीमेंट को अपन अपने चार्ट से याद करने की कोशिश करते हैं। अग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, क्या बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? प्रॉमिस। प्रॉमिस में लगा दूं कंसिडरेशन तो क्या बनता है? अग्रीमेंट। तो अगर अग्रीमेंट की डेफिनेशन बोलूं तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम कर रही है, क्या मैं उसको अग्रीमेंट बोल सकता हूं? खत्म। देख, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, बहुत ही बढ़िया, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर ईच अदर मेक्स इट एन अग्रीमेंट, मेक्स इट एन अग्रीमेंट। हाँ जी सरकार, क्या बोलते हो? यहां तक पक्का सब साथ में है, कोई भी डाउट नहीं दोस्त? अच्छा ना, अगर दोस्त मैं आपसे यहां पर पूछूं प्रॉमिस क्या होता है, जल्दी बिना देखे बताना, प्रॉमिस क्या होता है? वादा। पर वो कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब क्या बनेगा? प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब ये दोनों को जोड़ दोगे तब ये क्या बनेगा? प्रॉमिस। सो सेक्शन 2 भी डिफाइन करते हैं प्रॉमिस को एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। जिसको हमने प्रपोजल दिया सिग्निफाइज हिज असेंट। बाबू सिग्निफाइज हिज असेंट का मतलब उसने अपनी तरफ से ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तब द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। आर वी ऑल टुगेदर लाइव पीपल? क्या बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, कल अपन ने ये वाला रीड कर लिया था ऑलरेडी और अपन ने यहां पहुंचे थे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे। अच्छा दोस्त, बिफोर वी गो अहेड मेरे को चाहिए कि हम मैं आपके कुछ नोट्स कंप्लीट करवा दूं जो कल के लिखना बाकी रह गए थे। तो अपनी चार्ट बुक लाया ना? हाँ, तो भैया अपनी इसमें चार्ट्स में 2-4 लाइन है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही काम की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही टकाटक है, उसको लिख देते हैं जल्दी से। पधारिए। बोलूं, लिखोगे? सबसे पहले लिखो अग्रीमेंट। सबसे पहले लिखो अग्रीमेंट। सेक्शन 2E। कौन सा सेक्शन लगेगा? 2E। चलो अच्छा, पहले आपको ना कुछ चीजें बेसिक तरीके से कुछ मैं सेक्शंस को रीड करना सिखा देता हूं। खैर ये आपको आता होगा पर एक बार के लिए सीख लो, इस पे अपने को और काम करना है और छोटे से रूल्स में प्लस माइनस करूंगा मैं आगे चल के, पर बेसिकली एक सेक्शन को कैसे रीड करते हैं वो याद रखना। मान लो आपके सामने लिखा है, तो आप इसको क्या रीड करोगे? सेक्शन 2। अगर आपके सामने लिखा है ये, तो कैसे रीड करोगे? सब सेक्शन 1। सही है। अच्छा आपके सामने लिखा है ये, आपने कहा मर गए सर ये तो पढ़ना ही नहीं आएगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। सेक्शन 2 इसको बोलते हैं सेक्शन, जो ब्रैकेट में आगे आपका नंबर है इसको कहते हैं सब सेक्शन, और इसको आप कहते हो क्लॉज, CLAUSE। याद रहेगा आपको? इस तरीके से हमेशा एक सेक्शन रीड करना है, कभी भी याद रखना। चलिए नाउ यहां पर मैंने लिखा है अग्रीमेंट में सेक्शन 2E। अच्छा दोस्त लाइफ पीपल सब बुद्धि लगाना, अग्रीमेंट बनाने के लिए आप लोगों को क्या लगता है? आपने कहा सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट। तो क्या मैं अग्रीमेंट की डेफिनेशन को बोल सकता हूं एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ promises
every promise and set of promises forming consideration for each other, forming consideration for each other. Every promise and set of promise forming consideration for each other is an agreement. क्या बोलती पब्लिक, समझा क्या नहीं तुम लोग को? सो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. इसके आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन लगता है 2H. every agreement enforceable by law. Every agreement enforceable by law is a contract. तो कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. that there should be an agreement and that should be enforceable by law, and that should be enforceable by law. हाँ जी, लाइव वाले बच्चों, क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? प्लीज कंफर्म करें. डन, इधर डन. चलिए दोस्त, चले एक बार वापस पधारेंगे यहां पर. तो नाउ ओवर हियर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस यहां तक पढ़ लिया. सही है. अच्छा, कल एक लास्ट चीज मैंने आपको और करवाई थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे राइट्स तुम्हारा ऑब्लिगेशन होता है और तुम्हारा ऑब्लिगेशन मेरा राइट होता है. अगर कुछ ऐसा याद रहा, याद नहीं आ रहा? नकुल ऐसा चौको मारू तेरे को. कल तूने आंसर दिया था एंड में इसका. चल वापस एक बार रिवाइज करते हैं. इस लाइन को सुनना आराम से. वेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इस लाइन को सुनना आराम से. वेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, वेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, समथिंग जो मेरा राइट है बिकम्स योर ऑब्लिगेशन. मतलब मेरे जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट होंगे वो तुम्हारी ड्यूटी होगी, और तुम्हारी जो राइट्स होंगे वो मेरी ड्यूटी होगी. चल एक एग्जांपल लेते हैं. नकुल ध्यान से सुनना. मैं अपना फोन तुझे बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए में. तो मैंने तुझे ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई फोन फॉर 50,000 टू यू. तूने सामने से इसको एक्सेप्ट किया. तूने सामने से इसको क्या किया? एक्सेप्ट किया. प्रॉमिस बन गया. अच्छा, दोनों तरफ से कंसिडरेशन भी है. मैं मेरा फोन दे रहा हूं, तू सामने से 50,000 दे रहा है, दोनों तरफ से कंसिडरेशन भी है. तो मतलब ये वैलिड अग्रीमेंट है. ठीक है, तो मतलब ये वैलिड अग्रीमेंट है. सर जून 24 स्टूडेंट, आई हैव माई एग्जाम इन फ्यू आवर्स. कौन सा एग्जाम है तुम्हारा? हाँ जी. तो वापस आते हैं इधर. तूने भी इधर से कुछ वादा किया, मैंने भी कुछ वादा किया. अच्छा, मैं तेरे को कार बेच रहा हूं 50,000 में. मुझे ये बता, इस कॉन्ट्रैक्ट में तेरा राइट क्या है? मैं अपना मोबाइल तेरे को 50,000 में बेच रहा हूं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तू मुझसे क्या मांग सकता है? मैं तुझे अपना मोबाइल बेच रहा हूं तो तू मुझसे पैसे मांगेगा. हाँ, तो तू मुझसे पैसे क्यों लेगा? फोन लेगा ना. तो तेरा राइट क्या है? फोन लेने का, क्योंकि मैंने बोला था मैं फोन बेचूंगा. अच्छा, मेरा राइट क्या है तुझसे? मैं तुझसे क्या मांग सकता हूं? पैसे मांग सकता हूं. सही बात है. अब दिमाग लगा, अगर तेरा राइट है मुझसे मोबाइल मांगने का, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा ऑब्लिगेशन है तुझे मोबाइल देना? और अगर मेरा राइट है तुझसे पैसे मांगना, तो क्या तेरा ऑब्लिगेशन है कि तू मुझे पैसे देगा? इसे कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज. इसे क्या कहते हैं? राइट्स एंड
ड्यूटीज। बहुत ही बढ़िया। लॉ का एग्जाम है, बढ़िया आग लगा भाई, इज्जत रखना मेरी। चलो एक लाइन लिख रहा हूं, प्लीज इस लाइन को देखिएगा पहले। इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर क्रिएटेड। हर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड होते हैं। और इसके आगे मैं एक नोट लिख रहा हूं, वन पार्टीज राइट one party's rights are other party's obligation. One party's rights are other party's obligation, and जो अदर पार्टी का अदर पार्टीज राइट्स आर फर्स्ट पार्टीज ऑब्लिगेशन। लल्लो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत देना। एक पार्टी के राइट्स दूसरी पार्टी के ऑब्लिगेशन है और दूसरे पार्टी के राइट्स पहले वाली पार्टी के ऑब्लिगेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। हरीश ने चिराग को एक ऑफर दिया कि वो अपनी जमीन, लैंड बेचना चाहता है चिराग को। सुनना, हरीश ने चिराग को ऑफर दिया कि वो अपनी जमीन बेचना चाहता है चिराग को। ठीक है, ये लैंड बेचना चाहता है चिराग को। कितने में बेचना चाहता है? 10 लाख रुपए में। चिराग ने इस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। चिराग ने इस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। हरीश अपनी जमीन बेच रहा है चिराग को 10 लाख में, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा एक सेकेंड, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया हमारे बीच में? एक नंबर प्रॉमिस। क्या दोनों तरफ से कंसिडरेशन है? इधर से जमीन, इधर से 10 लाख, कंसिडरेशन भी है। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया? अच्छा, जमीन बेचना, जमीन खरीदना वैलिड होता है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, चलता है। तो क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है? तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक तो हम सब साथ में आ गए कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अच्छा दोस्त, अब अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में हरीश सर की ड्यूटी बताओ, ऑब्लिगेशन बताओ, हरीश सर को इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है? यश बता दे भाई, हरीश सर का ऑब्लिगेशन क्या है? बहुत बढ़िया। आपने कहा सर हरीश सर का ऑब्लिगेशन बहुत ही सिंपल है, जमीन देना। सही है। अच्छा, अगर यही चीज मैं तेरे से पूछूं कि इस अग्रीमेंट में चिराग का राइट क्या था, अधिकार क्या था? अधिकार, अधिकार, राइट, लैंड लेना। हरीश अपनी लैंड वहां से दे रहा था और यही चिराग का राइट है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक पार्टी के राइट दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है। चिराग का राइट था जमीन लेना और तूने बोला हरीश का ऑब्लिगेशन भी क्या था? जमीन को देना। अब उल्टा, हरीश का राइट क्या है? उसने जमीन दी है, उसका राइट क्या है इस एग्रीमेंट में? हरीश का अधिकार क्या है इसमें? पैसे लेना। बहुत ही बढ़िया, ये ले ले भाई, ये पैसे हरीश के पास भेज दिया। अच्छा, अगर हरीश का राइट पैसे लेना था तो चिराग का ऑब्लिगेशन क्या था? चिराग का ऑब्लिगेशन क्या था? मतलब चिराग की ड्यूटी क्या थी इस कॉन्ट्रैक्ट में? पैसे देना। बहुत ही बढ़िया, दे दिए। अब कुछ समझ में आया? इसका राइट मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरा राइट इसका ऑब्लिगेशन है। समझा?
बहुत ही बढ़िया। इधर बहुत बढ़िया दोस्तों, लाइव पीपल, बाकी सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आ जाओ सरकार वापस से। अच्छा, ये मैंने एक दो एग्जांपल्स डाले हैं, जल्दी से देखते हैं। सो ए अग्रीज विद बी, ए ने बी से अग्री किया टू सेल कार फॉर 2 लाख रुपीज टू बी। ए ने बी को बोला कि मैं कार बेचूंगा फॉर 2 लाख रुपीज टू बी। हेयर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव द कार टू बी एंड बी हैज द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख. Also B is under an obligation to pay 2 lakh to A and A has a right to receive 2 lakh rupees. बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया. Now next up B. Father promises his son to pay pocket allowance. Father ने अपने बेटे को बोला कि मैं तुझे जेब खर्ची दूंगा. कितनी? 500. अरे तो मेरे पिताजी लग रहे हैं. हाँ जी, मेरे को बचपन में इतने ही मिलते. मेरे को तो एक्चुअली 300 रुपये मिलते थे, 500 भी नहीं मिलते थे. पापा, और पापा 300 रुपये देके ऐसा सोचते थे कि कितने सारे पैसे दे दिए, पता नहीं कहाँ करेगा, एफडी तो नहीं करवा लेगा. तो अच्छा, मेरी ईमानदारी से 7th 8th 9th 10th 11th 12th 7वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक मेरी पगार 300 रुपये महीना ही थी. घर में मुझे 300 मिलते. तेरे को मिलती थी पॉकेट मनी? तो डायरेक्ट ले लेता है जितने चाहिए. वाह यार, नसीब है. इधर लाइव में तुम में से किसी को पॉकेट मनी मिलती है कि जो चाहिए मांग लो घर से? मेरे साथ नहीं होता था. 300 रुपये फिक्स, 10 रुपये पर डे. 31 का महीना है, 10 रुपये तुम्हारा घाटा. और मम्मी देती थी 100-150 रुपये. 400 450 रुपये में जीवन चलाना है अपने को. अच्छा, नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, आइसक्रीम कैसे खिला के लेते? आगे मत जाना, आइसक्रीम खाने की बात चल रही थी. अब इतनी सी चीज भी हम नहीं कर सकते थे क्योंकि बजट नहीं था. समझ में आ रहा है इतना टाइम सिंगल क्यों रहा मैं? पापा. अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ. अब फादर, एक पिताजी ने प्रॉमिस किया to pay money. A father promises his son to pay him pocket allowances. फादर ने अपने बेटे को बोला कि मैं तेरे को पॉकेट अलाउंस, जेब खर्चा दूंगा. कितना? 500 रुपए हर महीने. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया. बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर. पहले पापा ने बोला कि हर महीने 500 रुपए देंगे, फिर पापा ने पापा वाला दिखा दिया. पापा ने कह दिया कोई पैसे नहीं, चल भाग ऐसे. पैसे देने से मना कर दिया. द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट. बता बेटा, क्या इसके लिए सन कोर्ट में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पापा और बेटे के बीच में क्या था? एक सोशल अग्रीमेंट था. अबे सामने से बेटा पापा के लिए कुछ कर थोड़ी रहा था. ये तो व्यवहार में ऐसी बात हो गई कि पापा ने कह दिया भाई तेरे को गाड़ी दिला दूंगा, बाद में नहीं दिला रहे तो नहीं दिला रहे, क्या ही कर सकते हैं. दिस इज नॉट, सॉरी एम्बेसी लग गया, नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल relationship, hence it is not a contract. बहुत ही बढ़िया. एक दिन छोड़ के एक दिन मिलते हैं 100 रुपए, तो तुम भी 50 रुपए पर डे पे ही हो वैसे. ठीक है, 50 रुपए पर डे तो चल जाएगा. बहुत ही बढ़िया. सर आई टेक अ लीव, इट वॉज ग्रेट वॉचिंग यू लाइव, यू इंस्पायर मी लॉट. आज एग्जाम देखा जाती है. बहुत ही बढ़िया परी. इफ यू स्टिल लिसनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. हाँ जी सरकार. Now the law of contract deals with only such legal obligation which have been resulted from an agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of contract. Example क्या होंगे इसमें? An obligation to maintain wife and children, an order of a court of law. These are status obligation and so out of the scope of contract act. इनके ऊपर contract act लागू नहीं होता. सर समझो, कभी आप लोगों ने एक डाइवोर्स का केस सुना हो, कुछ भी सुना हो, जहां हस्बैंड वाइफ अलग हो गए. अच्छा, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, कोर्ट कहती है हस्बैंड को कि बीवी को इतने पैसे देता रहना हर महीने और बच्चे के नाम पे इतने पैसे भेजता रहना हर महीने, ये जरूरी है. अच्छा दोस्त, ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दूसरे लॉज के अंदर चलती है. यहां पर कोर्ट का ऑर्डर है, तो कुछ चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आती, उसका एग्जाम्पल हमने डाला है, दैट इज आउटसाइड द परव्यू. ओके यार, बैंगलोर में 50 रुपये पर डे तो बहुत कम है दोस्त. मैं बात करूं अंकल से, मेरी बात करा दें, मैं समझाता हूं उनको. हाँ जी, यहां तक कोई मन में डाउट नहीं? इधर नकुल, बहुत ही बढ़िया दोस्त. अच्छा एक मिनट, अब हमने ना स्टार्टिंग में
कुछ हिस्ट्री, कुछ इंट्रोडक्शन अभी तक पढ़ना बाकी है। अच्छा, हिस्ट्री तो मैंने अभी भी रोक के रखी है, क्योंकि थोड़ा सा और समझने के बाद हिस्ट्री समझ में आएगी, तो ये मैंने जानबूझ के रोक के रखा हुआ है। पर अब हम पहले क्या पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब भाई साहब तुमको ऐसा समझ में आएगा, ऐसा इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सीखना चाहिए, फिर उसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीखना चाहिए, तो हमें समझ में आता है कि बात किस चीज की कर रहा था। नाउ अब देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा दोस्त, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना कब था? 25 अप्रैल 1872 में। पर याद रखना, ये 25 अप्रैल 1872 1872 में लागू नहीं हुआ था, ये सिर्फ तब बनाया गया था। इस पे चर्चा हुई थी, बनाया था, बट इट केम इनटू फोर्स, मतलब इसको हमने एक्चुअली फॉलो करना, मानना कहां से शुरू किया? सितंबर 1 1872। सर देखो, ये आ कब गया था? 25 अप्रैल 1872, पर हमने इसको मानना कब से शुरू किया? 1 सितंबर 1872 से। हमने इसको मानना कब से शुरू किया? 1 सितंबर 1872। चले आ जाए इसके आगे। क्या ये पूरे भारत पर लागू होता है? यस, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। आपने कहा सर ये अलग से बोलने की क्या जरूरत थी कि अब ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है? ये तो हमको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। पहले जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 की मदद से आपने स्पेशल स्टेटस दे रखा था। पहले जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 की मदद से हमने क्या दे रखा था? स्पेशल स्टेटस दे रखा था। अब वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, इसी वजह से अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी भारत के सारे लॉज लागू होते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पर भी लागू होता है। देख लो, मैंने लिखा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आर्टिकल 370 क्या था? वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। सही एकदम। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया। अपने को दोनों हिस्से पढ़ने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, अपने को दोनों के दोनों हिस्से पढ़ने हैं। सबसे पहले द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट के, एंड देयरफॉर अप्लाइज टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। और सेकंड पार्ट क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। देखो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। भैया हमको ये भी पढ़ना है क्या? यस, तुमको ये भी पढ़ना है। तो ये जितने भी 1 to 75 और 124 to 238 देख रहे हो, ये पूरा का पूरा अपने को पढ़ना है, ये अपने ऊपर सारा एप्लीकेबल होता है। तो सर अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जनरल है और 124 से 238 स्पेशल है। अच्छा एक बात बताओ ना, एनीवन जो लाइव में इसको देख रहा है और जो यहां पे बैठा है, बाबू 1 से लेकर 75 में जनरल, 124 से 238 में स्पेशल, तो 76 सेक्शन से 123 सेक्शन कहां गया? 76 सेक्शन से 123 कहां गया? आपने कहा वो नहीं लिखा होगा सर, भूल गए होंगे लोग लिखना। नहीं, पहले 76 से 123 भी यही हुआ करता था, पर अब इसको यहां से निकाल दिया और उससे अलग एक्ट बना दिए। जो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप ये सब देखते हो, वो इधर से निकालकर अलग से एक्ट बन गए, इसीलिए उन सेक्शंस को डिलीट कर दिया और अपने लिए 1 से लेके 75 और 124 से लेके 238 सेक्शंस को एप्लीकेबल किया गया। नाउ एक बार अपने नोट्स में आना, अपने को कुछ लिखना है, प्लीज चार्ट्स पे आइएगा। नोट करके लिखना। ये एसी चल रहा है, ठंडा कर रहा है। हाँ जी, नोट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट came into force on the 1st of September 1872.
1 September 1872. It applies to the whole of India including Jammu and Kashmir. The act is divided into two parts. पहले पार्ट को कहते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लगता है सेक्शन 1 से लेके 75 तक, और दूसरे हिस्से को तुम कहते हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो लगता है सेक्शन 124 से लेकर 238। सर प्लीज एक डाउट है बहुत दिनों से, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे डेड पार्टनर के? देख बंकी, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एक चीज समझना, पार्टनर सब हटाते, दोस्त सब हटाते। अगर मैं तुझसे बात करूं आज के लिए कि मेरे कोई रिलेटिव है, मेरे कोई रिलेटिव है, ठीक है, मेरे कोई अपने, कल अगर वो उधारी लेके मर जाए तो क्या उनकी जिम्मेदारी मेरे मत्थे आएगी? तेरे हिसाब से पहले मुझे ये बता, क्या उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी? ऑब्वियसली तू इसका आंसर देगा कि नहीं सर, उनकी जिम्मेदारी मैं क्यों उठाऊं, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं, मैं दूसरे के लिए थोड़ी जिम्मेदार हूं। बिल्कुल सही बात है। तो सर कभी भी याद रखना, किसी की भी लाइबिलिटी आपके ऊपर पहले थोपी नहीं जाती है। आपके ऊपर क्या लाइबिलिटी आती है याद रहे। फर्स्ट, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मेरी बात करते हैं, मैं और जो अपना यहाँ पे स्टूडेंट है बैंक की, हम दोनों रिलेटिव्स हैं, ठीक है, हम दोनों भाई हैं, हमारा इस जीवन में और कोई नहीं, बस हम दोनों ही हैं एक दूसरे के जो हैं। तो अच्छा, मैं अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, मतलब मेरी लाइबिलिटी मेरी पर्सनल एसेट तक आ सकती है, मेरी पर्सनल एसेट तक, तेरी पर्सनल एसेट पे नहीं आ सकती। यानी कि कल अगर हमारी फॉर्म बर्बाद हो गई, कुछ भी हो गया, तो मेरी लाइबिलिटी मेरी चीजों को बेच सकती है, तेरी चीजों को नहीं। अब दोस्त, हमेशा एक सक्सेशन का रूल याद रखना, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी तेरे पास आ रही है, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी तेरे पास आ रही है तो साथ साथ में मेरी लाइबिलिटी भी आती है, साथ साथ में मेरी लाइबिलिटी भी आती है। अब इस लाइन को सुनना, मेरी जो प्रॉपर्टी तेरे पास आई है ना, उसमें से ये सारी लाइबिलिटी पे करनी है, और अगर फिर कुछ बच जाए तो तू ले लेना, अगर कुछ ना बचा तो खत्म, और अगर लाइबिलिटी फिर भी बच जाए तो तेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती, बस मेरी सारी असेट उस लाइबिलिटी के नाम पर बेच दी जाएंगी। इससे हमें फाइनली कंक्लूड करते हैं कि एक पार्टनर की लाइबिलिटी उसकी खुद के ऊपर और उसके सारी की सारी असेट्स के ऊपर रहती है जो बाहर उसके अपनों के पास जाने वाली है, पर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो उसके बाद रहने वाले हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज उनसे छीन नहीं सकते। श्योर इनफ? मैकी, आर यू क्लियर? बारिश, आई थिंक तेरे को भी एकदम क्लियर हो गया होगा। अरे तुम बाकी छोड़ो, मेरे पिताजी की लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आ सकती, मेरे पिताजी की लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आ सकती। सिर्फ जो उनकी प्रॉपर्टी मैं इनहेरिट करूंगा उसमें सबसे पहले उधार वालों का अधिकार होगा, और फिर अगर कुछ बचा तो मेरा अधिकार होगा। हाँ जी, इधर लाइव वाले बाला बाले को, आर वी वेरी मच क्लियर? बहुत बढ़िया। बारिश, क्या तुम्हें समझ में आया? चलिए, हाँ जी दोस्त। अच्छा अब देखो, आपके लिए मैं कुछ डिफरेंसेस डाले, अब अपन देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया, हाँ जी सर। अब अपन देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड, अग्रीमेंट कब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? आपने कभी ऑफर, यार एक सेकेंड ना, यहाँ पर एसी पॉट ही कर रहा है,
पे? बंद हो गया था। वो अच्छा लगा। बैंकी आज क्या है मेरे दोस्त? हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तेरे हिसाब से अग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? आपने कहा भैया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनता था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अग्रीमेंट बनता था, और अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल हुआ तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वरना वो अग्रीमेंट ही रह जाता है। याद आ रहा है कुछ? मतलब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस तो है सर। सबसे पहला डिफरेंस उसके मीनिंग के ऊपर है सर। अग्रीमेंट, ऑल द बेस्ट बैंक की, लगा दे आग। हाँ जी सर, अब सबसे पहला अग्रीमेंट के ऊपर है। सबसे पहला क्या है? अग्रीमेंट। आपने कहा सर अग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises enforceable by law. So every promise and every set of promises forming consideration for each other. Every promise and set of promise forming consideration for each other. Every promise and set of promise forming consideration for each other. Every promise and set of promise forming consideration for each other is agreement. So promise plus consideration, promise प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। नकुल, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अग्रीमेंट कहलाएगा? पक्का? चार्ट याद आ रहा है? इधर देख ऊपर, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बना था? अग्रीमेंट। यही लिखा है मैंने। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, क्या ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ के आए थे दोस्त? यस। तो मीनिंग वाइज तो अपन क्लियर है एकदम। अच्छा नेक्स्ट, अपन अगर आप बात करें स्कोप की, अगर अपन बात करें स्कोप की, अच्छा इसको रीड मत करो, चलो लाइव वाले बच्चों आपसे भी देखते हैं और यहां पर नकुल भी देखते हैं कि भाई क्या आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। मुझे बता कि अग्रीमेंट ज्यादा बड़ा वर्ड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा वर्ड है? मतलब कि स्कोप किसका ज्यादा है, मतलब किस में ज्यादा चीजें आती है, अग्रीमेंट में कि कॉन्ट्रैक्ट में? एग्रीमेंट में भाई, एक नंबर। क्यों तेरे को लगा कि अग्रीमेंट में ज्यादा चीजें आती हैं? और ऑन द कॉन्ट्री एक चीज सोच, अगर मैं अग्रीमेंट की बात करूं तो चाहे गलत हो या सही हो वो अग्रीमेंट तो होगा ही होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्या बन सकता है? वो अग्रीमेंट जो बहुत ही बढ़िया, वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, सिर्फ वही क्या बन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट। पर चाहे मैं इलीगल भी बात करूं तो अग्रीमेंट इलीगल तो हो सकता है ना, पर कॉन्ट्रैक्ट तक तो आएगा ही नहीं। तो अगर मैं तुमको बोलूं तो, अच्छा एक सेकेंड, आज मेरे पापा ने मेरे को बोला कि चिराग मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा अगर तू बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर लेके आया एग्जाम में। ठीक सर, देंगे नहीं वो, मैं बता रहा हूं। सही। अच्छा मैं कह सकता हूं पापा और मेरे बीच में, बहुत ही बढ़िया, पापा और मेरे बीच में अग्रीमेंट तो बन गया, पापा और मेरे बीच में अग्रीमेंट तो बन गया, पर यार ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? आपने नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये एनफोर्सेबल नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आप पापा के लिए कुछ कर रहे हो, पापा आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो अगर बुद्धि लगाओ और थोड़ा सा समझो तो भैया अग्रीमेंट का स्कोप ना बहुत बड़ा होता है। इट्स अ वेरी वाइड टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एज वेल एज सोशल अग्रीमेंट, सब कुछ अग्रीमेंट की डेफिनेशन में आता है। पर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं तो ये बहुत ही नैरो वर्ड है, विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। खाली वो अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्स किए जा सकते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। बाकी चीजें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फिट ही नहीं होती, बाकी चीजें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फिट ही नहीं होती। ओके सर, तो सर यहां पर ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब तीसरा है लीगल ऑब्लिगेशन। तीसरा क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। देखो अग्रीमेंट में शायद तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन आए, शायद ना भी आए, सो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सो एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट टू द पार्टीज। पर मेरे को एक बात बताओ,
क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पक्का है कि दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा? तेरे को भी कुछ करना पड़ेगा, मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा. Necessarily creates a legal obligation. A contract always grants certain rights to every party. And last में याद रखना, all agreements are not contracts, पर all contracts are always agreement. अब सर सुनो, ये आखिरी की लाइन बहुत ही बढ़िया दोस्त. ये आखिरी की लाइन सीखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. ये आखिरी के दोनों पॉइंट आपको और जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगे. देखते हैं. चलो अपन ना दोस्त एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं. ठीक. आपने कहा सर ये कैसा रेलवे ट्रैक है, ये तो ट्री लग रहा है. अबे रेलवे ट्रैक है साले. पिछली बार मेरे को एमएफ हुसैन ने ड्राइंग के लिए अवार्ड दिया था. हंस लो तुम, मत मानो. हाँ जी. बस अब दोस्त देखते हैं. अपन चलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट का एक ट्रेन. अगर मैं बोलूं कि अपन ने ट्रेन निकाली तो सबसे पहले आएगा ऑफर. तो ये मेरी पहले स्टेशन पे गाड़ी रुकी, ऑफर. अच्छा, ऑफर के बाद क्या आता है? एक्सेप्टेंस. अच्छा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आ गई तो हम उसको क्या बोलते थे? प्रॉमिस. भाई साहब गाड़ी बढ़िया चल रही है, ऑन टाइम है. अच्छा, प्रॉमिस में अगर अपन लगा दें क्या? कंसिडरेशन. प्रॉमिस में अपन क्या लगा दें? कंसिडरेशन. तो वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट. वो बन जाता है अग्रीमेंट. प्रॉमिस में अगर लगा दें अपन कंसिडरेशन तो वो क्या बन जाता है दोस्त? अग्रीमेंट. अच्छा दोस्त, अपन यहां तक पहुंच गए, अपन लोग यहां तक पहुंच गए. वापस जीरो से स्टार्ट करते हैं. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? प्रॉमिस. प्रॉमिस में लगाओ कंसिडरेशन क्या बन गया? अग्रीमेंट. ट्रेन बहुत बढ़िया चल रही है. अच्छा एक सेकेंड, तो सब लोग यहां तो पहुंच ही जाएंगे, पर बाबू एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ऑफर गलत है, तुम्हारा कंसिडरेशन गलत है, तो मतलब अग्रीमेंट तो बन जाएगा, पर क्या वो एनफोर्सेबल होगा? आप कहोगे नहीं शायद, क्योंकि गलत है. समझ, मैंने ऑफर दिया कि मेरे लिए खून कर दे, तूने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन भी है, तो अग्रीमेंट तो बन गया, पर क्या ये वैलिड अग्रीमेंट है? नहीं. तो क्या तुम मेरी इस लाइन से अग्री करोगे कि नॉट एवरी अग्रीमेंट, नॉट एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने जरूरी नहीं है. पर दोस्त एक बात बताओ, अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. लाइन समझी क्या? सबको एकदम टकाटक जबरदस्त जमा. सर अब यही सारी चीजों को अगर मैं साथ में रख के आपके लिए एक नया चार्ट बनाऊं, आपको ही बनाना है वो चार्ट, जिसमें बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. पहला, अग्रीमेंट इज, बहुत ही बढ़िया दोस्त, अग्रीमेंट इज promise and promises forming consideration for each other, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इज an agreement enforceable by law. Contract is an agreement enforceable by law.
सेकेंड, इट इज अ वाइडर टर्म. अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म होती है बिकॉज it includes legal and social agreements. It includes legal and social agreements. बहुत बढ़िया. कॉन्ट्रैक्ट में it is narrow as it only includes legally enforceable contracts. As it only includes legally enforceable contracts. ठीक है. थर्ड, all agreements are not contracts. इधर सामने की तरफ थर्ड, all contracts are agreements. All agreements not contract, but all contracts are agreements. चौथे में लिखना, agreement may not always grant rights. Contract will always grant rights. Contract will always grant rights. लीजिए सरकार, ये प्लीज लिख लीजिए. लाइव पीपल जैसे लिख के जो जल्दी बोलेगा आगे बढ़ेंगे. डन. इधर भाई डन. चलिए अब आपको एक आंसर राइटिंग करा के दिखाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और उसको लिखा कैसे जाता है. अच्छा, एक और बुक बनाई थी आंसर राइटिंग की, गवार. चल अच्छा, अभी इसके अंदर एक आंसर लिख ले, कल फिर उधर लिख देना. अब लाइव वाले बच्चों और फेस टू फेस, अब आप लोग को एक आंसर राइटिंग करवा के देता हूं. दैट हाउ डज एन आंसर राइटिंग वर्क. चलो बहुत ही बढ़िया. बोलो क्वेश्चन देखिए. Chirag entered into, question है, Chirag entered into an agreement
Chirag entered into an agreement with Vikas. Chirag entered into an agreement with Vikas Chirag entered into an agreement with Vikas that he will be Chirag entered into an agreement with Vikas that he will be paying him 5,000. He will be paying him 5,000. He will be paying him 5,000 every month. He will be paying him 5,000 every month as a charity. However, later Chirag denied. However, later DENIED. However, later Chirag denied. DENIED. However, later Chirag denied to pay the same. However, later Chirag denied to pay the same. However, later Chirag denied to pay the same. Comma. Can Vikas recover the money from Chirag? 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 ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क डालेंगे और इसके पीछे एक और लाइन लिखेंगे अपन. ऑल्सो state three differences between an agreement and a contract. Also state three differences between an agreement and a contract. Also state three differences between an agreement and contract. Also state three differences between an agreement and contract. हाँ जी. डन. क्वेश्चन लिख लिया, लगाओ बुद्धि. क्या लगता है जवाब? इधर लाइव वाले बच्चों 2 मिनट का टाइम दिया, 10:40 पे आंसर लिखाऊंगा मैं. 2 मिनट का टाइम दिया. क्वेश्चन सोचो, समझो कि इसमें क्या क्या आंसर होना चाहिए, मेरे को समझाओ. हाँ जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ लाइव वाले बालक बालिकाएं भी सोच रहे हैं और यहाँ पे हमारे विद्वान साहब भी सोच रहे हैं. जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो 5 बार लिखवाऊंगा तो इसे आंसर ही वाला. सोच सोच सोच, लगा बुद्धि.
क्या लग रहा है? सोच सोच सोच, 1 मिनट और है तेरे पास। हाँ जी निकुल जी, क्या लगता है आंसर क्या होगा? क्या गलत होगा? अरे आंसर गलत होगा तो क्या हो गया दोस्त? अच्छा, अपनी क्लास का ना एक बहुत सिंपल सा रूल रखते हैं। तुमको आए या ना आए, कोशिश पूरी करो एटलीस्ट मुझे समझ आए कि अपने को कहां पहुंच गए, ताकि हम अपन डिस्कशन वहां से शुरू करें। हाँ, तो तेरा मन क्या कहता है? डर मत, तू सिर्फ अपनी बुद्धि लगा, जो अभी तक मैंने सिखाया है उस हिसाब से इस केस को पढ़ और आराम से अपना आंसर दे। कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, कौन सा पाप पड़ जाएगा, कौन सा भाई साहब आके मैं तेरा खून कर दूंगा मोस्टली। एक नंबर। आप कह रहे हो कि सर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? एक नंबर। आप बोलोगे सर विकास ने तो बदले में कुछ किया ही नहीं ना। यही आंसर है। तू सही था। क्या समझ में आया? डरने का नहीं। अभी दिल से आंसर दिया ना तो समझता है। अरे लिखने को जमेगा ना, मैं है ना ब्रो, काय को टेंशन लेता है। हाँ जी, तो फर्स्ट चीज ये बिल्कुल सही है कि सर ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि तो चैरिटी है। सामने से विकास थोड़ी कुछ कर रहा है, क्योंकि विकास कुछ भी नहीं कर रहा है इसलिए वैलिड नहीं है। और इसका दूसरा हिस्सा है डिफरेंस लिखने, अग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट। वो तो अपन ने अभी भी लिखी थे, तो वापस से लिख देंगे। चलो एक आंसर लिख के देखते हैं, देखें आपको कितना अच्छी तरह समझ में आता है। चल मैं लिखाता हूं। अच्छा अब देखो दोस्तों, आंसर लिखने का ना कुछ बहुत बेसिक सा तरीका बताता हूं। ये मैं वहां पर जब मैं अपने सीएस के बच्चों को उधर लिखाता हूं तब भी, लॉ के बच्चों को लिखा है तब भी, और तुमको लिखा रहा हूं तब भी, बहुत ही सिंपल सा तरीका है आंसर लिखने का। अपन आंसर लिखते वक्त मेरी एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, हम फॉलो करते हैं आईरैक। हम क्या फॉलो करते हैं? आईरैक। आपने कहा आईरैक क्या होता है भैया? सबसे पहले एक आंसर में हमेशा लिखने का इंट्रोडक्शन। क्या लिखने का? इंट्रोडक्शन। अगर कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो उसके बाद अपन लिखते हैं इसकी रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग का मतलब इसका प्रोविजन, जो रियल प्रोविजन होता है ना, वो। फिर होता है एनालिसिस। फिर होता है एनालिसिस। भैया एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को इस प्रोविजन से कंपेयर करके यहां लिखते हैं कि भैया हमारे हिसाब से ये। और लास्ट में आता है कंक्लूजन। लास्ट में क्या आता है? कंक्लूजन। कभी भी कोई आंसर लिखना है इन चार पैटर्न पे लिखना है। अब भैया इसमें से इन दोनों को मैं बोलता हूं बॉडी। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब देखते हैं क्या आंसर हम इसी लाइन में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से लिखेंगे, देखना बहुत इजी समझ में आएगा, प्यार हो जाएगा तुमको। चलो क्वेश्चन उठाओ, लिखना स्टार्ट करें। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था एक बार दिखाएगा? बोल क्वेश्चन, खाली बोल दे। तो नाम बदल दिए, तो जब मैं आंसर लिखाऊंगा तब कैसे मैच होगा? अरे पर अगर मैं भी ये बोलूंगा दैट विकास इज नॉट गोइंग टू पे, तो क्या लिखेगा तो? अबे लिख वहां पे विकास। होशियार नाम बदल दिया क्वेश्चन में। हाँ जी। जी चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आंसर। बोलू? चल, लाइव बालक बालिकाओं बोलो आंसर। इधर लाइव वाले बच्चों जल्दी से गो हेड दे दो तो मैं स्टार्ट करूं।
डन। चलिए यहां से भी गो हेड आ गया है, इधर से अपन लिखना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर तो आंसर लिख, अच्छा ये इंट्रोडक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट लिखना स्टार्ट करना, सही है। चल ठीक है, ठीक है। चलिए as per section 2h, 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 बहुत ही बढ़िया दोस्तों। as per section 2h, every agreement enforceable by law, every agreement enforceable by law, every agreement enforceable by law is a contract. Every agreement enforceable by law is a contract. Every agreement enforceable by law is a contract. As per section 2h, every agreement enforceable by law is a contract. लाइन चेंज करना। so to make a valid contract, 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 so to make a valid contract there must be, so to make a valid contract there must be, so to make a valid contract there must be, अब इसके नीचे ए करके लिखेंगे, अंदर इसके नीचे ए करके लिखेंगे। सो देर मस्ट बी ए एन अग्रीमेंट, बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ए अग्रीमेंट, बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे जाओ, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आपके सेकंड पॉइंट पे जाओ। सेकंड पॉइंट, इन द गिवन केस, सेकंड पॉइंट इन द गिवन केस, सेकंड पॉइंट इन द गिवन केस in the given case, in the given case, Chirag entered into an agreement for charity. 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 And agreed to pay 5,000, agreed to pay 5,000 per month to Vikas, and agreed to pay 5,000 per month to Vikas. Chirag entered into an agreement with Vikas for charity and agreed to pay 5,000 per month to Vikas. Has made an agreement. He has made an agreement. He has made an agreement but it is not enforceable. 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 But it is not enforceable as, but it is not enforceable
as it is a social agreement, as it is a social agreement, as it is a social agreement with no consideration from the other side, with no consideration from the other side, with no consideration from the other side, with no consideration from the other side. थर्ड पॉइंट लिखेंगे 1 2, अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में अब आप लिखें since it is not enforceable, 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 Mr. Vikas cannot, since it is not enforceable, Mr. Vikas cannot, Mr. Vikas cannot file a case, cannot file a case, Mr. Vikas 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 cannot file a case against Chirag for recovery, against Chirag for recovery, against Chirag for recovery, against Chirag for recovery। सही है। अभी अपने फर्स्ट हिस्से का तो आंसर हो गया कि विकास चिराग के खिलाफ केस नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्दर नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट, फर्दर, फोर्थ पॉइंट, फर्दर following are the differences between an agreement and contract. Following are the differences between agreement and contract. Following are the differences between agreements and contracts. ठीक है। अब है ना, एक टेबल बना लो। अब दोस्त याद रखना, कभी भी इस चीज को याद रखना, सर अपन लोग टेबल कब बनाते हैं, अपन लोग टेबल कब बनाते हैं जब अपने पास एकदम क्रिस्प डिफरेंस हो ना दोनों के बीच में, तो अपन टेबल बनाते हैं। और अगर अपने पास सही से क्रिस्प डिफरेंस ना हो तो अपन लाइन 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 में लिखते हैं। क्योंकि अभी अपने पास क्रिस्प डिफरेंस है तो एक ऐसा टेबल बना लो, एक तरफ लिख अग्रीमेंट, एक तरफ लिख कॉन्ट्रैक्ट, बीच में मार लाइन। बहुत ही बढ़िया दोस्त, खूब है, खूब है। हाँ जी, अब पहला डिफरेंस लिखो, अग्रीमेंट के अंदर लिखना पहले, अग्रीमेंट के अंदर पहला डिफरेंस लिखेंगे। Every promise and set of promises, every promise and set of promises, every promise and set of promises forming consideration for each other, forming consideration for each other, every promise and set of promises, every promise and set of promises forming consideration for each other, every promise and set of promises forming consideration for each other is an agreement, is an agreement, is an agreement। बी उस तरफ, मतलब सामने की तरफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में every agreement which is enforceable by law is a contract, every agreement which is enforceable by law is a contract, every agreement which is enforceable by law
is a contract. Every agreement which is enforceable by law is a contract. Every agreement which is enforceable by law is a contract. अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अग्रीमेंट के अंदर, इट इज अ वाइडर टर्म, इट इज अ वाइडर टर्म, इट इज अ वाइडर टर्म, इट इज अ वाइडर टर्म which includes legal as well as social agreements. It is a wider term which includes legal as well as social agreements, which includes legal as well as social agreements. सामने की तरफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे as well as social agreements, legal as well as social agreements. अब सामने की तरफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे, हाँ जी, अब सामने की तरफ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म as it only includes, contract is a narrow term as it only includes legally enforceable contracts, as it only includes legally enforceable contracts. As it only includes legally enforceable contracts. Third, not all agreements are contracts. Third लिखना, not all agreements are contracts. जीरो में जरूर कोशिश करेंगे. Not all agreements are contracts. Not all agreements are contracts. सामने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लिखना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, खत्म, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. पैक पैक पैक. हाँ जी, क्या बोलते हैं? आंसर एकदम क्लियर है, समझ में आया? पहले अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर किया, उसी के अंदर फिर अपन ने सेकंड डिफरेंसेस को आंसर किया. लाइव बालक बालिकाओं, क्या आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया? इधर मेरे भाई समझ में आया? बहुत ही बढ़िया. चार्ट्स बना लिए, आंसर राइटिंग कर ली, नोट्स कैसे पढ़ते हैं अपन ने एक बार पहले 2 दिन के अंदर ये डेमो देखा. नेक्स्ट डेमो अब आपके लिए मंडे को विकास सर का रहेगा, जब आपको कंपनी लॉ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि हाउ कंपनी लॉ वर्क्स. कंपनी लॉ इसी का एक चैप्टर है जो आपको पढ़ाने वाले हैं. श्योर? तो लाइव वाले बालक बालिकाओं, आई होप यू एंजॉयड दिस. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और अगर कमेंट नहीं किया है तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है दोस्तों, तो भैया आज के लिए विदा लेता हूं और फिर आपसे मिलना होगा कल. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय. क्या बोल रहे भाई? कल मंडे